नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछला एक वीडियो वाक्य चर्चा की उपक्रमणिका या भूमिका के रूप में था। उसी की निरंतरता में आज वाक्य की कविराज विश्वनाथ कृत परिभाषा पर विचार करने के लिए हम प्रस्तुत हैं। पिछले वीडियो में जो एक संवाद या संप्रेषण का नमूना पेश किया गया था, उसे एक बार फिर दोहरा लेते हैं। दो व्यक्ति सुबह सुबह या दिन के किसी समय मिलते हैं और आपस में इस प्रकार वार्तालाप करते हैं। पहला बोला नमस्ते, दूसरे ने उत्तर दिया नमस्ते, कैसे हो? पहले ने कहा ठीक हूँ, तुम कैसे हो? दूसरे ने कहा भी ठीक हूँ। फिर पहले ने कहा तुम कल कहीं जा रहे थे? दूसरे ने कहा हाँ, बाजार। बस यही छोटा सा संवाद पिछले वीडियो में प्रस्तुत कर हमने भाषा की न्यूनतम संप्रेषण इकाई, जिसे वाक्य कहते हैं, की बात की थी। यह स्पष्ट किया गया था कि इस संवाद में पूर्ण और अपूर्ण वाक्यों का एक मिश्रण सा दिखाई देता है। जैसे पहले द्वारा अभिवादन स्वरूप कहा गया नमस्ते एक अपूर्ण वाक्य है, दूसरे द्वारा उत्तर स्वरूप कहा गया नमस्ते, कैसे हो, दो अलग अलग अपूर्ण वाक्यों का जोड़ है। एक तो नमस्ते मतलब पूरा जो अदृश्य संदर्भों के साथ वाक्य का ढांचा है, मैं तुम्हें नमस्ते कर रहा हूं, और अगला तुम कैसे हो न कहकर कैसे हो यह कहा गया। यह भी एक अपूर्ण वाक्य है जो नमस्ते की तुलना में थोड़ा पूर्ण है। इस पूरे संवाद में एक ही वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से सही में पूर्ण है, और वह यह है तुम कल कहीं जा रहे थे। उसके उत्तर स्वरूप जो दूसरे वक्ता ने कहा हाँ, बाजार, यह भी दो अपूर्ण वाक्यों का जोड़ है। हाँ, हाँ का अर्थ हाँ, मैं कल जा रहा था, और बाजार यह भी अपूर्ण वाक्य है। उसका पूरा संदर्भगत संरचनात्मक ढांचा है मैं कल बाजार जा रहा था। तो भाषा में संप्रेषण इसी प्रकार होता है, ज्यादातर अपूर्ण वाक्यों की बदौलत। और भाषा की न्यूनतम संप्रेषणात्मक इकाई वाक्य है, यह अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाना चाहिए। मनुष्य अपनी इच्छा या आवश्यकता के अनुसार वाक्यों में ही संप्रेषण करता है, भले वे वाक्य कभी कभी व्याकरणिक संरचना की दृष्टि से पूर्ण न होकर किसी एक पद से ही बने हुए अपूर्ण वाक्यों के रूप हों। तो आज हम इसी पूर्व प्रस्तुत उदाहरण के आधार पर आगे बढ़ते हुए
पिछले वीडियो के अंत में संकेतित 14वीं शताब्दी के महान काव्य शास्त्री विश्वनाथ कविराज की कृति साहित्य दर्पणम के अंतर्गत आई हुई वाक्य परिभाषा पर विचार करने को प्रस्तुत हैं। विश्वनाथ ने कहा, वाक्यम स्याद् योग्यता कांक्षा सत्ति युक्त पदोच्चयः। विग्रह करके ऐसे कहेंगे, वाक्यम स्याद् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चयः। मतलब वाक्य योग्यता आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पदों का समूह है। योग्यता आकांक्षा और आसक्ति को हम क्रमशः स्पष्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस बात का स्मरण करा देना चाहते हैं कि वाक्य को एक पद समूह के रूप में देखने की यह दृष्टि एक व्यापक दृष्टि है और अब तक की हमारी जो स्कूली या महाविद्यालयीय विश्वविद्यालयीय शिक्षा का ढांचा रहा है, उसमें भी ज्यादातर वाक्य को पदों के सार्थक समूह के रूप में ही समझाया गया है। लेकिन जैसा कि हमने अभी प्रस्तुत संवाद के उदाहरण के संदर्भ में देखा कि वाक्य अपूर्ण भी होते हैं, एक पद में केंद्रित भी होते हैं, इसलिए पद समूह के रूप में देखने की दृष्टि हर जगह ठीक प्रतीत नहीं होती। पूर्ण वाक्य की परिभाषा तो यह है, लेकिन अपूर्ण वाक्य की परिभाषा उस तरह से नहीं है और एक पदीय वाक्य के लिए तो यह बिल्कुल सही परिभाषा नहीं है कि वाक्य पद समूह है। वाक्य की संरचना को लेकर और वाक्य में आए हुए पदों के अर्थ की स्वतंत्रता और निर्भरता को लेकर मीमांसा दर्शन के अंतर्गत दो प्रसिद्ध दृष्टियां हैं, दो प्रसिद्ध अप्रोच हैं। एक को अभिहितान्वयवाद कहते हैं, जिसके प्रवर्तक 7वीं शताब्दी के आचार्य कुमारिल भट्ट माने जाते हैं, और दूसरी दृष्टि उसी का खंडन करती हुई अन्विताभिधानवाद नामक दृष्टि है, जिसके प्रवर्तक कुमारिल के शिष्य प्रभाकर मिश्र कहे जाते हैं। प्रसंगवश इन दोनों दृष्टियों की भी चर्चा आवश्यक है। पहली दृष्टि के अनुसार वाक्य पदों को जोड़ने से बनता है और दूसरी दृष्टि के अनुसार वाक्य एक अखंड इकाई के रूप में आकार लेता है। उसका विश्लेषण करने से पद प्राप्त होते हैं। इस तरह से सरल व्याख्या इन दोनों दृष्टियों की जा सकती है। वैसे है तो बहुत गंभीर उपागम, बहुत जटिल उपागम, लेकिन थोड़ा सा और इसे समझाने का मैं प्रयास करता हूं। लेकिन पहली बात यह मैं बता दूं कि जो विश्वनाथ की परिभाषा है, वाक्य पद समूह है, योग्यता आकांक्षा और आसक्ति से युक्त, या जो आम परिभाषा हमारी है वाक्य पदों का सार्थक मेल है, वह पहली दृष्टि या दूसरे शब्दों में वह परिभाषा अभिहितान्वयवादी दृष्टि का
परिणाम है या उसी के संगत है। वाक्य पदों का जोड़ है। यह परिभाषा अभिहितान्वय दृष्टि का अंगीभूत है। अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझ लें। सरल रूप में कहें तो अभिहितान्वयवाद के अनुसार वाक्यस्थ जो पद होते हैं उनका स्वतंत्र अर्थ होता है, यानी उन्हें अर्थ की स्वतंत्रता प्राप्त होती है और बाद में उनका आपसी अन्वय होता है या किया जाता है वक्ता के तात्पर्य के अनुसार, जिससे वाक्यार्थ निकलता है। यानी दूसरे शब्दों में वाक्यार्थ कुछ नहीं, पदों के अलग अलग अर्थों यानी अलग अलग पदार्थों का अन्वय है, जोड़ है। पदों का जो अलग अलग अर्थ है वह जो अभिहित होता है, यानी अभिधा शक्ति द्वारा जो कथित होता है, उन्हीं अलग अलग अर्थों का जोड़ वाक्यार्थ के रूप में बोधित होता है। यानी पदों का अलग अलग अर्थ मुख्य है, वाक्यार्थ उन्हीं का मिलित परिणाम भर है। वाक्यार्थ की मौलिक सत्ता नहीं है, पदों के अलग अलग अर्थ यानी वाक्य के अंगीभूत पदार्थों की ही अलग अलग सत्ता है। यानी पदों के अर्थ की सत्ता प्राथमिक है और वाक्यार्थ की सत्ता परवर्ती, उसी का परिणाम। एक और तरह से इस बात को ऐसे रखा जा सकता है। अभिहितान्वयवाद के अनुसार सबसे पहले वाक्यस्थ पदों के अनन्वित अर्थों, यानी एक पद का दूसरे शब्द से कोई अन्वय, कोई संबंध न हो, ऐसा अर्थ, यानी अलग अलग अर्थ, अलग अलग पद के अलग अलग अर्थ, मतलब अलग अलग पदार्थ का अभिधा शक्ति के द्वारा बोध कराया जाता है। यानी हर पद का अलग अलग अर्थ, अनन्वित अर्थ बोधित कराया जाता है। फिर अगली प्रक्रिया के रूप में उन पदों का आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति नामक तत्वों के द्वारा अन्वय कराया जाता है और तब वाक्यार्थ का बोध होता है। 11वीं शताब्दी के काव्यशास्त्री आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में इसी को कुछ इस तरह से लिखा है। आकांक्षा योग्यता सन्निधिवशात वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानां समन्वये तात्पर्यार्थो विशेष वपुर पदार्थोपि वाक्यार्थ समुल्लसतीति अभिहितान्वयवादिनां मतम। आशय यह है कि पदार्थों का संबंध परस्पर पदों द्वारा उपस्थित न होने पर भी आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के बल से भासित होता है। यही तात्पर्यार्थ है। दूसरे शब्दों में यही वाक्यार्थ कहलाता है। इस प्रकार अभिहितान्वयवाद के अंतर्गत अभिधा के साथ साथ तात्पर्य नामक एक शब्द शक्ति की भी सहज स्वीकृति है।
मित्रों, आप सब जानते होंगे कि शब्द शक्तियां अभिधा, लक्षणा और व्यंजना प्रसिद्ध हैं। मीमांसा दर्शन व्यंजना की सत्ता में विश्वास नहीं करता, उसकी जगह वह तात्पर्य नामक शक्ति की कल्पना करता है। तो अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य, यह तीसरी शक्ति मीमांसा दर्शन अनुमोदित है। इन शक्तियों पर यहां विस्तृत चर्चा की अभी गुंजाइश नहीं है। हमें घूम फिर कर वाक्य पर लौटना है, लेकिन चलते चलते मम्मट के अगले कथन को हम ले लेते हैं। वाच्य एव वाक्यार्थ इति अन्विताभिधानवादिनः। आशय यह है कि वाक्यार्थ ही वाच्य होता है, वाक्यार्थ ही अभिहित होता है, या वाक्यार्थ ही अभिधा शक्ति द्वारा कहा जाता है। यानी वाक्यार्थ एक प्राथमिक सत्ता के रूप में पहले से मौजूद होता है, न कि तात्पर्य नामक एक शक्ति के द्वारा अलग अलग पदों के अर्थों को जोड़ने से वाक्यार्थ बनता है। तो पहले से ही जो वाक्यार्थ मौजूद होता है उसी को अभिहित किया जाता है। यही अन्विताभिधानवादी कहते हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। इसकी अगली कड़ी को लेकर मैं शीघ्र इस आभासी मंच पर उपस्थित होऊंगा। उम्मीद है कि आप उस कड़ी का इंतजार करेंगे। इसी तरह उत्सुक बने रहिए और चर्चा में अपनी टिप्पणियों, सुझावों या साझाकरण के जरिए सहयोगी बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।